गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का जियोग्राफी का लेसन नंबर 4 जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जो लेसन 3 है ना अपोहा, वो ओनली मैप वर्क के लिए है, इसलिए हम उस चैप्टर को बाद में करते हैं। पहले हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। आशा है आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पिछले जो 2 लेसन हैं, अध्याय हैं, उसमें आप हमारे देश की स्थलाकृतियाँ एवं वहाँ के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश की जो स्थला की आकृति है वो अलग अलग प्रकार की है। कहीं पे हिमालय पर्वत है, कहीं पे उत्तरी मैदान है, कहीं पे पठारिया भाग है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे तटीय मैदान है, कहीं पे द्वीप हैं। तो ये सारे हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। अब हम किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व होते हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व है जो वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, देखा है हमने, और मई के महीने में बहुत गर्मी होती है और जून जुलाई में बरसात होती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम जलवायु के अध्ययन के साथ कर सकते हैं कि ये जलवायु कहते किसको है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय, यानी एक बहुत बड़ा एरिया है मान लो, उसमें लंबे समय लगभग 30 साल से अधिक में जो मौसम की अवस्थाएं होती हैं और उसमें जो विविधता होती है, उसके कुल योग को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण, ऐसे ही होते हैं। आपने एक दिन में कई बार बदलती हैं, जो मौसम की अवस्थाएं एक दिन में कई बार बदलती हैं, पर लगातार यदि यह कुछ महीने कुछ सप्ताह लगभग एक समान रहती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा, साफ, आर्द्र और शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु में विभाजित किया जा सकता है। यानी हम पूरे मौसम को देखते हैं तो उसके आधार पे हम ना मौसम को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे गर्मी की ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। विश्व की अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, पूरी दुनिया को क्या किया गया है, अनेक जलवायु प्रदेश है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, ऐसा क्यों है, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो मानसून शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शब्द है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तित होना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है। एशिया जो महाद्वीप है वहाँ पे ये जलवायु एक तो दक्षिण में और दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूपों में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। वैसे तो जलवायु एक समान है पूरे भारत की, बट स्टेट के अनुसार यहाँ पे भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। आइए हम 2 स्थानों के टेम्परेचर और वर्षण के लेकर इस बात के बारे में बात करते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम है, राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों पे जो टेम्परेचर है ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में उसी समय यह टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऐसे ही सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का जो टेम्परेचर है -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो टेम्परेचर की बात है कि एक ही देश के अंदर एक ही समय में अलग अलग टेम्परेचर कैसे होता है मौसम के अनुसार। अब बात करते हैं वर्षण की। वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। वर्षण के रूप और प्रकार में भी नहीं है, बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता है। हिमालय में जो वर्षण होता है अधिकतम हिम के रूप में, यानी बर्फ़ के रूप में होता है, तथा देश के शेष भागों में है वर्षा के रूप में होता है। और वार्षिक वर्षण में भिन्नता भी है पूरे प्रदेश में, यानी पूरे देश के अंदर वार्षिक वर्षण में भिन्नता है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है 400 सेंटीमीटर, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात है, और लद्दाख में और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। ये शुष्क प्रदेशों में आते हैं। और देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक बरसात होती है, मैक्सिमम जो मानसून ऋतु की बरसात होती है। परंतु जो तमिलनाडु है, तटीय इलाके हैं वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बरसात होती है, यानी सर्दी की ऋतु में बरसात होती है। वहाँ पे जो पीछे हटता हुआ मानसून है वो बरसात करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक देश में मानसून ऋतु की विभिन्नता पाई जाती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों का तापमान में अंतर कम होता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जैसे ही बात करते हैं बरसात, मान लो बंगाल की खाड़ी से
मानसून पवनें भारत में प्रवेश करती हैं तो वो क्या करती है, जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होती हुई आगे हरियाणा, पंजाब की तरफ जाती हैं, तो उनके अंदर जो मानसून पवनों के अंदर वर्षा करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि रास्ते में जितना भी इलाका आता है वो वहाँ पे बरसात करती हुई चलती हैं। इसलिए हम क्या देखते हैं, इसी वर्षा की भिन्नता के कारण ही वहाँ के लोगों के जीवन शैली में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी होती है और छत चपटी क्यों होती है। तराई वाले क्षेत्र है, जैसे मान लो जहाँ पे गोवा है, मैंगलोर है, यहाँ की ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। असम के कुछ घर बांस के क्यों बने होते हैं। अब जलवायु नियंत्रण की बात करते हैं। जलवायु को कौन से कारक हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अक्षांश करता है, जो हमारी अक्षांश रेखाएँ हैं। ऊंचाई करती है समुद्र तल से, वायु और दाब, पवन तंत्र और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। पृथ्वी के गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त में ध्रुवों के ओर सामान्य घटता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह की ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती है और तापमान घट जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, पृथ्वी से ऊंचाई पे जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, और इसके साथ साथ वायुमंडल की सघनता कम हो जाएगी। वायुमंडल भी सघनता यानी वायुमंडल भी वहाँ पे सांस लेने में भी उनको दिक्कत होती है। जैसे पहाड़ों पे, इसी वजह से क्या होता है कि पहाड़ी इलाके होते हैं वो ठंडे होते हैं, क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। इसी प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र से जलवायु पर समकाली प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, प्रभाव कम होता जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी कहते हैं। यानी जो इलाके ऐसे हैं जो समुद्र से दूर है, वहाँ पे टेम्परेचर दोनों प्रकार का, यदि वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे उत्तर भारत की बात करते हैं जिसमें हरियाणा भी आता है। और जो इलाके समुद्र के पास होते हैं उन इलाकों का जो टेम्परेचर होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उच्चावच भी महत्वपूर्ण होता है। ऊंचे पर्वत और गर्म हवाओं को अवरोधित करते हैं। मान लो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत क्या करता है, ऊंचे पर्वत क्या करते हैं, गर्म और सर्द हवाओं को रोकते हैं, और पर्वतों के पवनामुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। जो ढाल, जो पर्वत पवन की दिशा में ही होते हैं वो इलाके हमेशा शुष्क रहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, जिसकी स्थिति कैसी है, पवन जो मानसूनी पवनें अरब सागर से चलती हैं उनके ही वो समानांतर है, पैरेलल है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बरसात नहीं होती है, क्योंकि वो मानसूनी पवनें अरावली पर्वत की साइडों में से क्रॉस हो जाती हैं और वो पर्वत उन पवनों को रोक पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से राजस्थान का अधिकतर भाग शुष्क रहता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश है। अक्षांश जो रेखा है, कर्क रेखा, जो भारत के मध्य में से क्रॉस होती है, यानी कच्छ के मरुस्थल से लेकर मिजोरम तक होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके उत्तरी भाग को तो हम उत्तर और दक्षिणी भाग को दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो भारत का जो हिमालय पर्वत है उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल हैं। तट मैंने समुद्री तट जैसे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अधिकतर ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से, हिमालय पर्वत क्या करता है, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको रोकता है और भारत को कठोर सर्दी की ऋतु से बचाता है। वायु दाब और पवन, भारत की जलवायु से संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित वायु मंडलीय अवस्था से संबंधित होती हैं। वायुदाब और धरातलीय पवनें, उत्तरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिने और उपेक्षित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। समांतर पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के ऊपर उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण
में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र से ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तरी पूर्वी भाग के निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चलते गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, यानी यहाँ पे हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हवाएं चलती कैसे हैं। जैसे जैसे मान लो सूर्य की गर्मी की वजह से क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर हवा हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जैसे गर्मियों में होता है। तो गर्मियों में जब कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है तो समुद्र की तरफ से उस एरिए को कवर करने के लिए हवाएं चलती हैं, मानसूनी पवनें चलती हैं। और मानसूनी पवनें जब समुद्र के ऊपर से क्रॉस होती हैं तो अपने साथ साथ पानी के कुछ जलकण भी अपने साथ ले लेती हैं और फिर वो यहाँ पे आके बरसात करती हैं। अब बात करते हैं जेट धाराएं की। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इन पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं और जेट धाराएं, जिन्हें कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहते हैं, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती हैं। भारतीय मानसून के बारे में हम बात करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आप जहाँ तक हमने पढ़ाया है अपनी जो NCERT की बुक है उससे इसको पढ़ सकते हैं। यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो इसकी PDF भी मेरे से पर्सनली ले सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है NCERT की तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं और आप इसको ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। थैंक